हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आर 2023 के लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे ये क्लास आती है। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, आर 2023 के लिए हम लोग डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में करा रही हूँ, जो बहुत जल्दी कंप्लीट भी होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप इनको सॉल्व करते रहिए और इसके साथ साथ चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो भी आप हल कर सकते हैं, उन प्रश्नों को भी देख सकते हैं। दोपहर 1 बजे जीएस के लिए क्लास आती है। आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो दोपहर 1 बजे वाली क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सारी क्लासेस को एक साथ फॉलो करते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट में हम लोगों ने 76 क्वेश्चन देख लिए थे। आज अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। इनको आपस में मैच करना है। राजवंश में देखेंगे कण्व राजवंश है, वाकाटक है, पल्लव है और राष्ट्रकूट है। इसके संस्थापक में सिंह विष्णु, वासुदेव, दंती दुर्ग और विंध्य शक्ति हैं। इनमें से बताना है कौन सा आंसर राइट होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, कण्व राजवंश के जो संस्थापक थे वह है वासुदेव, ऑप्शन 2। वाकाटक के याद करिए, विंध्य शक्ति। पल्लव का सिंह विष्णु और राष्ट्रकूट के लिए दंती दुर्ग। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का इंद्रधनुष के दिखाई देने से कोई संबंध नहीं है? वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर विवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें डिफ्रैक्शन नहीं होता है। इंद्रधनुष के दिखने में वर्ण विक्षेपण होता है, परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। 79वां क्वेश्चन है, भाला फेंक, हैमर थ्रो, शॉट पुट आदि खेलों में खिलाड़ी वस्तु को अधिकतम दूरी में फेंकने के लिए वस्तु को कितने डिग्री के कोण पर फेंकता है? 90 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस तरह के प्रश्न मैं पहले भी आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। और यहाँ पर राइट एंगल हो जाएगा इसका 45 डिग्री, 45 डिग्री के कोण पर फेंकता है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन है, दूसरा उसका कारण है और उसी के अनुसार हमें अपने उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है, जब हम धातु की छड़ के एक सिरे को हाथ से पकड़कर इसके दूसरे सिरे को आगे रखते हैं तो मतलब इसको आग में रखते हैं तो कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। अब इसका कारण दिया गया, ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण केवल चालन विधि द्वारा होता है। बताना है इसमें कौन सा आंसर राइट है। इसमें देखिए कथन दिया गया है कि जब हम कोई धातु की छड़ आग के सामने रखते हैं तो वो पहले गर्म हो जाती है और पिछला सिरा दूसरा भी गर्म हो जाता है कुछ ही देर में। अब इसमें बताया गया इसका कारण ये है कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण केवल चालन विधि से होता है, इसलिए ठीक है, कंडक्शन मेथड इसमें होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन सही है और इसका कारण भी सही है, और ये जो कारण दिया गया है ये इसका सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है। राजवंश हैं और उनकी राजधानियां दी गई हैं। इन्हें बताना है कौन सा और दिया गया है ऑप्शन। जैसे कि संगम राजवंश की राजधानी विजयनगर दी गई है, सालुव राजवंश की, तुलुव राजवंश की और अराविडू, इन सब की राजधानी विजयनगर दी गई है। बताना है इसमें से कौन सा आंसर आपको सही मैच करके नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अराविडू राजवंश की राजधानी विजयनगर न होकर के पेनुकोंडा है। क्या है? पेनुकोंडा। इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। एक तरफ पशु दिए गए हैं और उन पशु से संबंधित राज्य दिए गए हैं। जैसे कि गाय की एक प्रजाति दी गई है बरगुर गाय, और ये दी गई है, इससे संबंधित राज्य है तमिलनाडु। मेहसाना भैंस दी गई है राजस्थान में। घुंघरू सुअर दिया गया है पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, गाय, भैंस और बकरी इन सभी की प्रजाति मैंने आप लोग को करवा दी है एग्रीकल्चर वाली क्लासेज में, मैंने कराया हुआ है। जिन बच्चों ने भी नहीं की है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप डे वाइज सीरीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहसाना भैंस राजस्थान की नहीं है, ये है गुजरात की। ठीक है, बाकी सारे आपको करेक्ट दिए गए हैं। तो मेहसाना भैंस कहाँ की हो जाएगी? गुजरात की। बरगुर गाय तमिलनाडु से, और घुंघरू सुअर ये है पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन बी राइट होगा। 83rd क्वेश्चन है, 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित 3 राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सेंसस से ठीक ठाक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आरओ का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर सेंसस से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके लिए इन टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इन प्रश्नों को अच्छे से आप हल करते रहें। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। सेकंड ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश प्रथम नंबर पर, फिर बिहार, उसके बाद मेघालय है। सी ऑप्शन में बिहार, मेघालय और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। तो शीर्ष 3 जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में है उसमें सबसे पहले नंबर पर मेघालय आता है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर बिहार है। 84th क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना निम्नलिखित में से की गई थी? अमोघ वर्ष प्रथम, ललितादित्य, बिंबसार या फिर उदयन ने? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उदयन ने की थी। किसकी? पाटलिपुत्र की स्थापना। अब इसमें देखिए, अमोघ वर्ष प्रथम जो है इसने मानेखेत की स्थापना की थी, ललितादित्य ने परिहासपुर की थी, और बिंबसार ने, इसको याद रखिएगा, राजगृह की थी। ठीक है, तो बिंबिसार का भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी सबके भी आप इसी तरह याद कर सकते हैं। 85th क्वेश्चन है, 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। सेकंड ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। सी है तमिलनाडु में तीसरी सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी आपको करेक्ट दिए गए हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपको तीनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। देखिए, अर्बन पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पे यूपी है और तीसरे नंबर पर इसमें तमिलनाडु आता है। 86th क्वेश्चन है, हाल के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार है? अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है और फिर क्या है, इसके बाद आएगा राजस्थान। तो पहले नंबर पर असम, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान है। 87th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी राज्य पृष्ठपुर का शासक था? उग्रसेन, विष्णुगोपा, महेंद्र या फिर महेंद्रगिरी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महेंद्रगिरी, ये पृष्ठपुर का शासक था। अब इसमें जो उग्रसेन दिया गया है ये पालक वंश का था, ठीक है, और ये जो विष्णुगोपा दिया गया है ये पल्लव राजवंश का था। महेंद्र ये है कौशल राजवंश का। इस तरीके से आपको याद रखना है। ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी पृष्ठपुर का शासक। देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है जो वन स्थिति रिपोर्ट है भारत की 2021 की। देखिए, अभी न्यू डेटा नहीं आया है तो यही कवर करनी है, 2021 की ही। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 85% वन आवरण है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय या फिर मणिपुर? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में। इसके आप देखेंगे इसके कुल क्षेत्रफल का 84.53% जो क्षेत्रफल है वो वन आवरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर 79.33 है, मतलब इसका जो कुल क्षेत्रफल है इसके लगभग 80% भाग पर वन आवरण है, अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद क्या आएगा? मेघालय तीसरे नंबर पर है 76% और चौथे नंबर पर है मणिपुर। तो फर्स्ट आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वनावरण मिजोरम में है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पर मेघालय है, फिर मणिपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भक्ति संप्रदाय से रिलेटेड कुछ पर्सन दिए गए हैं और उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है उनके जन्म के अनुसार। मलूकदास का जन्म, गुरु घासीदास का जन्म, गुरु नानक का जन्म और नामदेव का जन्म, इनके अनुसार इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इसमें मलूकदास का जन्म होता है 1574 में, गुरु घासीदास का जन्म हुआ था 1756 में, गुरु नानक जी का जन्म होता है 1469 में
और नामदेव का जन्म हुआ 1270 में। तो इसके अनुसार सबसे पहले नामदेव का जन्म होता है 1270 में, 4, उसके बाद 1 है, 3 है, फिर 2 है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है न्यूनतम वनावरण वाला राज्य हरियाणा है। ऑप्शन बी दिया गया सबसे कम वृक्ष आवरण वाला राज्य सिक्किम है। ऑप्शन सी दिया गया सबसे कम झाड़ियों वाला राज्य त्रिपुरा है। और ऑप्शन डी है सबसे कम मैंग्रोव कवर वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। इसका राइट आंसर बताना है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे कम झाड़ियों वाला राज्य त्रिपुरा नहीं है, यहाँ पर होगा गोवा। यहाँ पर बिल्कुल भी झाड़ियाँ नहीं हैं, तो गोवा हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा आपको सारे सही ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि सबसे कम वनावरण वाला राज्य हरियाणा है, सबसे कम वृक्ष आवरण वाला राज्य सिक्किम है, और सबसे कम मैंग्रोव कवर वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पुदुचेरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही दिए गए हैं, पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7421 वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश में मौजूद वृक्षावरण उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है। थर्ड स्टेटमेंट है, वर्ष 2019 की तुलना में यूपी के वृक्षावरण में 79 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें से बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जिन्हें भी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं तैयार है 2021 की, आप यूपी की और इंडिया दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 92nd क्वेश्चन है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में किया गया था। केंगल हनुमंतैया, बी है मोरारजी देसाई, सी है कस्तूरी रंगा संथानम, डी है चौधरी चरण सिंह। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही दिया था और इस आयोग का जो गठन है वो 5 जनवरी 1966 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाद में 1967 में केंगल हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, तो पहले मोरारजी देसाई बनते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। 93rd क्वेश्चन है, भारत की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें COP26 के बारे में पूछा गया है, जो कि ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना। सेकेंड ऑप्शन है 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जाएगा। ऑप्शन सी दिया गया है 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से अधिक कम करना है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी विकल्प गलत नहीं है, सारे ही स्टेटमेंट आपको सही दिए गए हैं, तो ये सभी आपको प्रिपेयर करने हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 94th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1952 में स्थापित राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या फिर प्रशासक। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी राज्यों के राज्यपाल इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जैसा कि प्रश्न में दिया गया अगस्त 1952 में की गई थी, ठीक है। और ये हुई थी प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें ड्राफ्ट रूपरेखा की सिफारिश पर की गई थी। तो पहला तो यही हो गया। जब इसकी रचना हुई तो इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये इसके अध्यक्ष थे, इसके प्रमुख के रूप में। और सभी केंद्र के देखेंगे कैबिनेट मंत्री रहे, जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते वो सारे इसमें थे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक भी थे। और जो कि योजना आयोग अब तो नीति आयोग हो गया है, तो योजना आयोग के बारे में जो पिछले फैक्ट्स है वो आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो राइट हो जाएगा कि इसमें सभी राज्यों के राज्यपाल नहीं आते हैं, बाकी सारे मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किन 2 देशों में प्रचलन में है। भारत और कनाडा, भारत और यूएसए, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और आयरलैंड। देखिए अगर आपने पॉलिटी में याद किया है सोर्सेज जहाँ से हमारे संविधान के प्रावधान लिए गए, तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ऑप्शन बी राइट होगा। भारत और यूएसए में राष्ट्रपति पर
महाभियोग का प्रावधान है। 99वां क्वेश्चन है, एक जिला और एक उत्पाद योजना में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2 सूची दी गई हैं। एक तरफ आप देखेंगे स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जो उत्पाद हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। पहली सूची में ललितपुर है, सहारनपुर है, बागपत और सुल्तानपुर। इनसे रिलेटेड जो उत्पाद हैं उन्हें देखेंगे। जरी सिल्क साड़ी, होम फर्निशिंग, लकड़ी पर नक्काशी और मूंज उत्पाद। इसमें देखिए ललितपुर संबंधित है जरी सिल्क साड़ी से, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, बागपत याद रखेंगे होम फर्निशिंग। इसे अभी जीआई टैग भी दिया गया है, तो आपको लेटेस्ट जो जीआई टैग दिए गए उनको भी याद रखना है। सुल्तानपुर मूंज उत्पाद के लिए। इस तरह से इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 3, 2, 4। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है महामारी अधिनियम 1897 में आया। ऑप्शन बी है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया। ऑप्शन सी है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। और ऑप्शन डी है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2018 में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम है वो 2017 में आया था। उसके अलावा सारे ही ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं। महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। बहुत बार पूछा गया है ये। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार वर्तमान में आकस्मिक निधि के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिकृत कुल राशि है। एग्जाम के लिए आपको बजट 2022-23 का ही पढ़ना है, लेकिन आपको इसमें यूपी बजट में आपको ये बात याद रखनी है जो अभी इस प्रश्न में पूछी गई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके लिए ऑप्शन ए है 1000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 800 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 600 करोड़ रुपए या फिर ऑप्शन डी है 500 करोड़ रुपए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 600 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है, लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। सेकंड स्टेटमेंट है, लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है। इसका राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। इसमें देखिए केवल ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट आपको सिर्फ सही दिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट आपको गलत दिया गया है। देखिए जो संयुक्त बैठक होती है सदन की, इसकी अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन ये जो सत्र बुलाया जाता है संयुक्त सत्र, ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ना बुलाकर ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट दिया होता तो आंसर आपका करेक्ट हो जाता। ऑप्शन ए राइट होगा। तो आज हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे इस सीरीज़ के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं आपको, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।